सावित्रीबाई शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आपके सामने हिंदी कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 2 वारिस कौन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे पाठ की प्रस्तावना, लेखक परिचय, पाठ का परिचय और अंत में हम शब्दार्थ भी देखेंगे। आज का हमारा पाठ है वारिस कौन। इसकी लेखिका है विभा रानी। अब हम देखेंगे लेखिका विभा रानी जी का परिचय। इनका जन्म 1959 में मधुबनी में हुआ। मधुबनी यह बिहार में है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली के राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, यह उनका कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये नाटक है। समरथ, ये द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी, ये भी उनका प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। वारिस कौन। इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा था कि राजा अपना वारिस चुनना चाहता है। उसकी चारों बेटियां हैं और चारों बेटियों में से वारिस बनने के लिए कौन लायक है ये राजा को समझ में नहीं आता है और इसलिए वो चारों बेटियों को अपने पास बुलाता है। चारों को वो 100 गेहूं के दाने देता है और कहता है कि ये गेहूं के दाने मैं 5 साल बाद तुम लोगों से वापस मांगूंगा। आइए देखिए आगे क्या हुआ। देखिए, पहली बेटी को जब 5 साल बाद वो फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें गेहूं के 100 दाने दिए थे, वो कहाँ हैं। तब राजकुमारी भंडार घर से वो 100 गेहूं के दाने लाती है और राजा के पास दे देती है। राजा कहता है कि ये वही दाने हैं क्या। तो राजकुमारी थोड़ी सी सदमे में आ जाती है और झूठ बोलती है कि हाँ ये वही दाने हैं। लेकिन जब राजा कड़क कर पूछता है तब राजकुमारी को सच्चाई बतानी पड़ती है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। देखिए, दूसरी राजकुमारी ने अपने दाने निकालकर जब पिताजी को दिखाए तब वो 5 साल बाद वो गेहूं के दाने पूरी तरह से सड़ चुके थे। उसने राजा की आज्ञा का पालन तो किया था लेकिन समझदारी नहीं दिखाई थी। उसने वो दाने जैसे कहे थे वैसे संभाल कर रख दिए, लेकिन वो 5 साल बाद सड़ चुके थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी। वैसे तो ढेरों दाने भंडार घर में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। अब देखिए, राजा ने तीसरी राजकुमारी से जब पूछा तब उसने कहा कि हाँ मैं आपको उत्तर दूंगी, उन दानों के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पहले से ही राजा परेशान हो चुका था कि दोनों राजकुमार, पहली बड़ी वाली और उसके बाद 2 नंबर की राजकुमारी ने जो उत्तर उनको दिए थे उससे वो नाराज़ हो चुके थे। और तीसरी राजकुमारी कह रही है कि आपको मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, वहाँ पर मैं आपको उन दानों के बारे में बताऊंगी। उस राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजकुमारियाँ क्या कर रही है और इनमें से मेरा वारिस कौन बन सकती है। उनको अब चिंता होने लगी थी। अब राजा ने चौथी राजकुमारी से जब पूछा तब वो चौथी राजकुमारी ने एकदम बेपरवाही से उत्तर दिया कि उन दानों की क्या कीमत है ना, भंडार घर में तो काफ़ी सारे ढेर सारे दाने पड़े हैं और आप तो कुछ भी पूछते रहते हैं। आपको तो पता है मुझे भुने दाने खाना कितना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो दाने भुनवा कर खा लिए। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ते रहते हों। ऐसा कहकर उसने राजा को टाल दिया।
सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। राजा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी चारों राजकुमारियों में से मेरा वारिस बनने लायक कौन है। और तीनों राजकुमारियों ने जो उत्तर दिए हैं उससे वो बेहद परेशान हो चुके थे। अब उनको सिर्फ उम्मीद थी तीसरी राजकुमारी से, जिसने अभी तक कोई उत्तर तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी राजा देखना चाहते थे कि वो क्या उत्तर देने वाली है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? पहले से राजा परेशान था और अब तीसरी राजकुमारी उसको बाहर ले गई थी। रथ पर सवार होकर दोनों बेटी और पिताजी काफ़ी दूर निकल आए थे। काफ़ी सारे खेत उनके आगे से निकल चुके थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीसरी राजकुमारी उनको कहाँ लेकर जा रही है। और वो परेशान होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो और वो 100 दाने कहाँ हैं। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखिए, तीसरी राजकुमारी ने बहुत ही समझदारी का काम किया। उसने राजा ने जो 100 दाने उसको दिए थे वो दाने उसने ज़मीन में बोए थे। उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में फसल पैदा की थी। अब उसके पास उन 100 दानों के बदले लाखों करोड़ों दाने थे। और ये सब जब उसने राजा को दिखाया तो राजा बहुत ही खुश हुआ। उसको पता चल गया कि मेरी उत्तराधिकारी तीसरी राजकुमारी ही बन सकती है, क्योंकि उसने समझदारी दिखाई। उसने अपना दिमाग चलाया और धान को और ज़्यादा बढ़ाया है अपनी समझदारी से। इसलिए राजा खुश हो जाता है और अंत में अपनी तीसरी राजकुमारी को अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। इस प्रकार वारिस कौन, ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने ये पाठ 2 भागों में विभाजित करके देखा है, पढ़ा है। अब इस पाठ में जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार के थे। तनिक मतलब थोड़ा, मकसद मतलब उद्देश्य, खोल मतलब आवरण, उम्मीद आशा, उत्तराधिकारी वारिस। इस प्रकार के शब्द है जो आपको कठिन लग सकते हैं। और इसमें मुहावरे भी है। चक्कर में पड़ जाना मतलब दुविधा में पड़ जाना, गले लगाना मतलब प्यार से मिलना, ये मुहावरे भी है। आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इस पाठ के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 3 नंबर का पाठ देखेंगे और ये लेक्चर यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।